Good morning students, welcome to Agriculture Vision. We are having a class of English literature और इंग्लिश लिटरेचर के इस क्लास के अंदर पार्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ आपके। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स का। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने काफ़ी लिटरेरी टर्म्स जो है उनको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आप किसी भी पोएम के अंदर उसका जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, किसी पोएम को आइडेंटिफाई करते हो कि इसके अंदर कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ हुआ है, या जो भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है उनके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कोई आपको पैराग्राफ या फ्रेज दे देते हैं और फिर पूछते हैं इसमें कौन से लिटरेरी टर्म का यूज़ हुआ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर आपको लिटरेरी टर्म्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसी के सेंस में ये जो आपकी सेकंड क्लास है लिटरेरी टर्म्स की। अब लिटरेरी टर्म्स की जब अपने बात करते हैं तो लिटरेरी टर्म्स के अंदर सबसे पहले अपना आता है एपोस्ट्रोफी। आज जहाँ से हम शुरू करेंगे एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, ध्यान रहे। एपोस्ट्रोफी ये वाला जो निशान होता है इस तरह से डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर का, इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी के अंदर कौन सा सेंटेंस लिखा गया है या कौन से सेंटेंस के अंदर एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, वो एपोस्ट्रोफी यही होती है और कुछ नहीं है। ये जो उल्टे डबल कोमा लगे होते हैं जो जनरली अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज करते हैं और पोएम्स के अंदर भी ये यूज होता है, तो इसको आप एपोस्ट्रोफी कहेंगे। इसके बाद में है आर्कीटाइप। आर्कीटाइप, आर्कीटाइप के अंदर क्या होता है कि एक ऐसी चीज लिखी जाती है जिसका ये मान लो कि एक ही स्टोरी के अंदर डिफरेंट कल्चर्स का जो है एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है। अलग अलग कल्चर्स के अंदर से कॉमन कैरेक्टर्स डाल दिए जाते हैं कि इस कैरेक्टर, इसके अंदर से इसका ये कैरेक्टर था, इसका ये कैरेक्टर था, लेकिन उनके कल्चर अलग अलग, उनके पहनावा वगैरह जो है वो अलग अलग दिखाया जाए, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो क्या होगा, सेम होता है। तो कॉमन क्या रखा जाता है, हीरो या आप कह सकते हो कैरेक्टर कॉमन रखा जाता है, लेकिन एक ही कैरेक्टर के माध्यम से जब आपको डिफरेंट कल्चर दिखाने की बात की जाए, यानी जब आपको ऑल इन वन दिखाने की कोशिश की जाए, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, आर्केटाइप कहा जाता है। जब अलग अलग कल्चर्स के दो कैरेक्टर्स उठा लिए जाते हैं और उनके जो लगभग लक्षण जो है वो सेम से रखे जाते हैं कि कल्चर भले ही अलग अलग है, बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन दोनों वहाँ पर कैरेक्टर एक ही हीरो के माध्यम से आपको दर्शाए जाएं, वो क्या हो गया, आर्कीटाइप हो गया। इसके बाद में आता है एसोनेंस। एसोनेंस जैसे रेजोनेंस वैसे ही एसोनेंस। ये जो एसोनेंस होता है ये इंपॉर्टेंट क्या है कि सिमिलर वोवल साउंड, एक ही वोवल की साउंड रिपीट होती है एक सेंटेंस के अंदर। साउंड किसकी होनी चाहिए, एसोनेंस के अंदर साउंड वोवल की होनी चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, कॉन्सोनेंट नहीं होना चाहिए। सिमिलर वोवल साउंड जब बार बार एक रिपीटेशन आता है, थोड़ी थोड़ी दूर से रिपीट होती चली जाती है, ऐसी सिचुएशन को हम एसोनेंस कहते हैं। जैसे कि नीचे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, एक पोएम के अंदर से हमने 2 लाइन निकाली है और उसमें देखेंगे, यहाँ पे देखिए ओ और ओ, ये वोवल सेम रिपीट हो गया, इसका मतलब है एसोनेंस यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए बट और जस्ट, तो यहाँ पे आपका एसोनेंस आ गया है। इस तरह से यहाँ पे देखिए ई और यहाँ पे भी ई और यहाँ पे भी ई, तो ये क्या है, एसोनेंस। एसोनेंस तब होता है जब एक लाइन के अंदर या एक स्टेंजा के अंदर एक वोवल की साउंड बार बार रिपीट होती चली जाए। जैसे स्टॉप्ड में भी ओ है, फोर में भी ओ है, ठीक है, हेल्ड में भी ई है, बट में यू है, जस्ट में यू है, ओवरसेल्स में भी ई है। तो ये जब साउंड आपकी बार बार रिपीट होती है, एक ही वोवल की साउंड, वहां पर जा करके और आपका एसोनेंस कहलाता है। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स हिंदी में कहते हैं मुक्त छंद, और ब्लैंक वर्स का एक और भी नाम है जिसको कहा जाता है फ्री वर्स। फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स आपका एक ही चीज होती है। जैसे आपने पोएम्स जो है आप देखते हो कि पोएम्स इस तरह से लिखी जाती है, जैसे एक का लास्ट अक्षर बोल्ड आ गया,
अगला वो स्टेंजा कोल्ड आ गया। इस तरह से एक राइम सेट की जाती है। लेकिन फ्री वर्स उसको कहा जाता है जिसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, सिर्फ फरले फेंके जाते हैं, जैसे मन में आए वैसे फेंके जाते हैं, लेकिन राइम नहीं होती, लेकिन कंसिस्टेंट मीटर होता है, जिसको कि अधिकतर आप कहते हैं मोस्टली आयम्बिक पेंटामीटर। मोस्टली आयम्बिक का जो पेंटामीटर का अपने जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी पोइम का, वो फ्री वर्स के अंदर ही लिखा जाता है। ध्यान रहे, अगर आपको लग रहा है कि पोइम की जो है वर्स कहीं भी राइम नहीं मिल रही है, जैसे लास्ट लेटर नहीं मिल रही, या एक स्टैंजा छोड़ के कहीं भी राइम सेट नहीं हो रही है, पोइम की कोई राग नहीं है, उसकी कोई ले नहीं है, वहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि पेंटामीटर कौन सा है, तो आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है मोस्टली। बाई चांस आपका लक खराब हो तो कोई मे भी ऊपर नीचे हो जाए थोड़ा बहुत, बट आयम्बिक पेंटामीटर ही होता है। तो फ्री वर्स का जो आयम्बिक पेंटामीटर होता है वही इसका कंसिस्टेंट मीटर होता है, और फ्री वर्स के अंदर कोई राइम नहीं होती, कोई ले नहीं होती, कोई राग नहीं होती, वो क्या होता है आपका ब्लैंक वर्स होगा। इसके बाद में आ गया आपका कैसुरा, ठीक है। कैसुरा और सीजर के हिसाब से इसको कई सीसुरा भी पढ़ते हैं, जैसे जो जूलियस सीजर था ना, उसको इस तरीके से उसका भी नाम लिखा जाता है, तो उसके हिसाब से इसको सीसुरा भी पढ़ते हैं और कैसुरा भी पढ़ते हैं, जैसे जिसके मन में आए वो पढ़ लेता है। और लेकिन पढ़ो कुछ भी, पर स्पेलिंग यही रहेगी। और ये होता क्या है, ये होता है आपका एक पॉज आ जाए, जैसे लाइन के बीच बीच में छोटी छोटी रुकावट आ जाए, जैसे कि हु सेड लिखा और फिर आ गई एक रुकावट, एक सिंगल लाइन से हमने डाल दिया। यहाँ पे ये देखो ऊपर वाला क्या ओपोजिट्रोपी भी आया है, टू वास्ट एंड ट्रंकलेंस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, फिर डॉट 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 डॉट। इसका मतलब क्या है, फिर यहाँ पे एक आपके क्या आ गया, जैसे यहाँ पे मान के चलो ये आपका सिसुरा आ गया, यहाँ पे सिसुरा आ गया, और लास्ट में लास्ट वाले को नहीं मानेंगे, ये कोमा वाला सिसुरा होता है। यानी अगर आपको इस तरह के डॉट 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 आ गए बीच में, या इस तरह का डैश आ गया बीच में लंबे वाला, या कोई कोमा आ गई, या ये वाला सिस्टम आ जाता है, ये छोटे छोटे पॉज, कोई भी ऐसा निशान आ जाए, कोई भी ऐसा पंक्चुएशन मार्क आ जाए जिससे आपको लगता है कि ये जो बीच में है छोटे छोटे गैप आ रहे हैं, पोएम के बीच में ठहराव आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ठहराव आपके सिसुरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिसुरा। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है वो है कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट वाला कौन सा होगा? कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन नाम से पता चल रहा है कि किसी भी पोएम का, या कोई भी आप मान लो लिख रहे हो, पैराग्राफ लिख रहे हो XYZ, उसके अंदर आप जब कोई कैरेक्टर मान लेते हो, और कैरेक्टर मान करके और अपनी टेक्निक से अपनी एक ऐसी तकनीक बनाते हो जिससे कि वो कैरेक्टर जो है वो स्टोरी के हर पार्ट के साथ रिसेंबल करता है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहोगे? वेरियस टेक्निक्स यूज्ड बाय एन ऑथर। एक लेखक के द्वारा यूज की जाने वाली अलग अलग तकनीक। कौन सी? ट्रेट्स ऑफ ए कैरेक्टर टू द रीडर। ये क्या करती है? ऐसी तकनीक जो भी हरकतें हैं किसकी? कैरेक्टर की, वो सीधा रीडर के दिमाग में उतार दे, उसको कैरेक्टराइजेशन, उस विधि को, उस तकनीक को कैरेक्टराइजेशन कहा जाता है, जो राइटर यूज करता है। और राइटर इसलिए यूज करता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो पढ़ने वाले के सीधा दिमाग में छप जाना चाहिए, उसके दिल में उतर जाना चाहिए। तो गहराई बनाने के लिए जो कैरेक्टराइजेशन का यूज किया जाता है, ये सबकी अपनी अपनी तकनीक है। किसी भी पोएम को एक्सप्लेन करते समय ये आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर एक ईजी वे में कैरेक्टराइजेशन किया गया है। चियास्मस। चियास्मस जो है उसकी जब आप बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि एक फ्रेज ऐसा होता है और उसी के अंदर दूसरा फ्रेज जो होता है उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर उन्हीं शब्दों को उल्टा करके और लिखा जाता है कि एक फ्रेज आ गया, फिर उसके तुरंत बाद में दूसरा आया, लेकिन दूसरा है क्या कि उसी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है। यानी जो पहले वाला फ्रेज है उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट करके हम लिख देते हैं। और उसी के नीचे जैसे ये लिखा है, सम पीपल ईट टू लिव। ईट टू लिव मतलब जीने के लिए खाते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, लोग कहते हैं ये खाने के लिए जीता है, ये जीने के लिए खाता है, वही चीजें हैं ये, इसमें कोई ज्यादा किसी कवि की कहावत नहीं है ये।
पर है क्या, सम पीपल ईट टू लीव, इसने ईट टू लिखा, इसने लीव टू ईट कर दिया। इन्हीं शब्दों का देखो इसने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज मारा है, हो गया क्या, चियास्मस। इसी को चियास्मस कहते हैं, जब ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में शब्द वही हों लेकिन कर उल्टे दिए। यहां पे देखो जो हमारे लेफ्ट टू, जब हम इधर खड़े हैं, इधर अपने जो लिखने वाले के लेफ्ट टू राइट जा रहा है, उसी को जब उल्टा घुमाया तो ये राइट टू लेफ्ट हो गया। यानी लेफ्ट टू राइट को जब हम राइट टू लेफ्ट कर दें तो वो क्या हो गया आपका, सेम वर्ड्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पुट्ठा हो गया है इसका। यानी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया। या मान लो जैसे यहाँ पे वर्ब थी, ये वर्ब तो बन गया, यहाँ पे आगे चल के ऑब्जेक्ट हो गया इसका, और यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था वो वर्ब हो गया। इस तरह से जब उल्टा पुल्टा हो जाए तो चियास्मस कहलाता है। सिनक्वेन, नेक्स्ट है सिनक्वेन। सिनक्वेन क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा जब भी आप पोएम को देखते हो तो जनरली स्टेंजा 4 या 6 में चलते हैं। जनरली स्टेंजा आपके 4 लाइन या 6 लाइन में चलते हैं, लेकिन जब स्टेंजा 5 लाइनर हो जाए, स्टेंजा क्या हो जाए, 5 लाइनर, अगर 5 लाइनर स्टेंजा को सिनक्वेन कहते हैं। अलग अलग राइम स्कीम होती है, अलग अलग पोइम होती है, कोई पूरी की पूरी पोइम ही सिनक्वेन में लेके चलता है। जब पोइम की व्याख्या करते हैं, कई पोइम्स के अंदर जैसे बाकी सारे स्टेंजा 3 लाइनर है और उसमें एक लास्ट वाला या शुरू वाला 5 लाइनर रखा जाता है, तो उसमें हम लिख देते हैं कि एंडेड विद सिनक्वेन। इस तरह से जो सिनक्वेन है ये हमें काम आता है। अगर 5 लाइन का स्टेंजा है किसी पोएम के अंदर, कई बार एक पोएम ही पूरी कंटिन्यूअस 5 स्टेंजा के अंदर खत्म हो जाती है, 5 लाइनों के अंदर, छोटी सी होती है, तो ऐसे में उसको सिनक्वेन कहा जाता है। ठीक है, सिनक्वेन का मतलब हुआ 5 लाइनों वाला स्टेंजा। नेक्स्ट आपका आ गया क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, सारे जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, क्लाइमैक्स होता है पॉइंट ऑफ हाईएस्ट टेंशन, यानी पोएम का उच्चतम बिंदु कह लो इसको आप, कि जहां पर तनाव अपने शीर्ष पे होता है। कैसे साहब, तनाव शीर्ष पे कैसे होगा? तनाव शीर्ष पे ऐसे होगा कि जैसे मान लो 2 ऑपोजिट कैरेक्टर है, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मान लो उनके बीच में कोई संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष अपने टॉप पे पहुंच जाता है, उस पॉइंट को क्लाइमैक्स कहा जाता है, कि वहां पर वो संघर्ष टॉप पे पहुंचता है और वहीं पर रिजोल्व भी हो जाता है, यानी उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में होता है समाधान। यानी कोई भी समस्या, कोई भी संघर्ष किसी पोएम के अंदर जब अपने उच्चतम बिंदु पर हो, जिससे आगे संघर्ष संभव नहीं, सिर्फ समाधान ही संभव है, ऐसे बिंदु पर जब आ जाए तो क्लाइमैक्स कहलाता है। यानी जहां पे आके समस्या खत्म हो जाए वही उसका क्लाइमैक्स हो गया। इसके बाद में आता है कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट लिटरेरी टर्म क्या है? कन्फ्लिक्ट आप यूज करते हो, जैसे ओथेलो के अंदर है कन्फ्लिक्ट, मतलब ऑलमोस्ट पोएम के अंदर कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट तब होता है जब पोएम के अंदर एक स्ट्रगल पैदा कर दिया जाए ऑपोजिंग फोर्सेस के बीच में। ऑपोजिंग फोर्सेस यानी ये मान लो कोई भी ऐसी पोएम लिख दी या किसी ने ऐसी स्टोरी लिख दी जिसमें 2 ऑपोजिट फोर्स हैं। जैसे एक बंदा है वो मान लो चैरिटी कर रहा है, दूसरा ऐसा है जो उसको चैरिटी नहीं करने दे रहा, एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। अब वो जितना भी स्ट्रगल करेंगे उसको कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। वो जो आपकी लिटरेरी टर्म उसके लिए यूज होगी वो क्या है? कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही संघर्ष होता है। तो जिस कविता में या कहानी में, कह दें हम स्टोरी में या पोएम में संघर्ष दिखाया जाए वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और ये भी होना किसके बीच में चाहिए? ऑपोजिट फोर्सेस के बीच में। जैसे किसी महिला पे लिखा गया है, मान लो वो जो ओल्ड ट्रेडिशन है उनको फॉलो नहीं करना चाह रही, लेकिन बाकी सारे उसको रोक रहे हैं, तो अब उनका ऑपोजिट फोर्स हो गया, वो फॉलो नहीं करना चाह रही, बाकी प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई फॉलो तो करना पड़ेगा, तो फोर्स ऑपोजिट हो गए। तो ऑपोजिट फोर्स का स्ट्रगल जो हुआ उसको क्या कहेंगे हम? उसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सोनेंस। नेक्स्ट वाली जो है वो कौन सी है? कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस के अंदर क्या है? जैसा नाम बताता है आपको कॉन्सोनेंस, यहां पे क्या था? एसोनेंस। एसोनेंस में क्या है? देखो ए है, ए है तो आपने क्या वोवल साउंड को रिपीट किया। कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस में क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो रिपीटेशन जो होता है वो कॉन्सोनेंट का होता है, और एक दूसरे के अकेला हो तो भी रिपीट हो सकता है, या साथ साथ वाले 2 भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे ये एक लाइन लिखी है, इसमें देखो ए पैक ऑफ पिकल्ड, यानी सी के देखो साथ साथ में दोनों रिपीट हुए हैं। सी के यहाँ भी साथ में था
और यहां भी साथ में है, तो सी के आ गया, रिपीटेशन तो हो गया। अब लिखा क्या है, ए पैक पिकल्ड पेपर्स। अब यहां पे देखो ये ई है, थोड़ी कलर चेंज करता हूं समझ में आएगा। यहां पे ये ई है ना, यहां पे ई है, यहां पे ई है। अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया बताओ, कमेंट करना थोड़ा। ये यहां पे देखो वोवल आ गया है, क्या आ गया, वोवल। तो क्या हो गया, एसोनेंस। जब कॉन्सोनेंट है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट है तो क्या हो गया, कॉन्सोनेंस। ठीक है, अब इसी के अंदर आएगा पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, पीटर पाइपर पिक्ड। यहां पे देखो फिर सी के आ गया, तो कॉन्सोनेंट चेंज हो रहे हैं ना। यहां पे देखो डी रिपीट हो रहा है। इस तरह से पी 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 ये रिपीट हो रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है, चाहे वो एक रिपीट हो रहा हो या साथ साथ जोड़े में रिपीट हो रहे हो, जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है तो क्या कहते हैं हम, कॉन्सोनेंस कहते हैं। कपलेट, कपलेट क्या होता है, कपलेट एक बहुत अच्छी चीज होती है, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक ऐसी लाइनों का पेयर। क्या कपलेट किसको कहेंगे, ऐसा पेयर, एक लाइनों का पेयर होता है जो कंप्लीट थॉट तब बनता है जब पेयर कंप्लीट हो जाए, यानी दो लाइनें मिलकर के एक सेंस निकालती है, उसको कपलेट कहा जाता है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल डाला है कि दिस वर टू बी न्यू मेड व्हेन दाउ आर्ट ओल्ड एंड सी दाई ब्लड वार्म व्हेन तो फील्स इट कोल्ड। यानी इसके बिना ये स्टेंजा अधूरा है और इसके बिना ये स्टेंजा अधूरा है, ये दोनों जब तक नहीं मिल जाते इनका सेंस कंप्लीट नहीं होता। इस तरह के अगर कोई स्टेंजा लिखे जाएं जो कपल के अंदर मिलके ही अगले को समझा सकते हैं कि बंदा कहना क्या चाहता है, उनको कपलेट कहा जाता है, उनको कहा जाएगा कपलेट। कपलेट यानी एक सेंटेंसेस का कपल, स्टेंजा एक पूरा एक सेंटेंसेस का कपल होता है और उस कपल मिलकर के एक लाइन का सेंस दे देता है, उसको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। इसके बाद में आपका आ गया डिक्शन। क्या आ गया, डिक्शन। डिक्शन क्या होता है, डिक्शन होता है एक वर्ड की ऐसी चॉइस जो ऑथर अपने हिसाब से डाल देता है। क्या ऑथर अपने हिसाब से अपनी चॉइस से डाल देता है, उसका ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर चाहे वहां पे फिट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, ऑथर ने सोच लिया ये ठोकना है तो ठोकना है। अब अपने उसमें गलती तो नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने अपनी बुक छाप दी, अब क्या पेन लेके उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी निकालेंगे, सीधी बात है जैसा लिख दिया उसका अपने सरलार्थ कर लेते हैं, जो भी है एक्सप्लेन करना है या जो भी करना है अपने को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो लिख के चला गया। अब डिक्शन में जैसे यहां पे एक लाइन लिखी है एज एग्जांपल मैंने आपके लिए, देखो देयर वाज थिंग्स दैट टोल्ड ट्रूथ। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वाज थिंग्स दैट टोल्ड ट्रूथ। अब दैट की जगह दोज हो सकता है क्योंकि थिंग्स है, प्लूरल है, पर उसने नहीं लिखा। अब यहां पे थिंग्स है तो यहां पे सिस्टमैटिकली वर होना चाहिए, पर उसने नहीं लगाया, क्यों, उसकी चॉइस चली यहां पे। तो ऐसी जहां पे सारे ग्रामेटिकल रूल को तोड़ के, सारे सिग्नल तोड़ ताड़ के ऑथर जो है वो अपने हिसाब से लिख दे, वो क्या हो गया, आपका डिक्शन होता है। डिक्शन उसी को कहेंगे जहां कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी हो ऑथर ने, उसको आप क्या कहेंगे, डिक्शन कहेंगे। डबल एंटेंड्रे, डबल एंटेंड्रे यानी डबल एंटरटेनमेंट। डबल एंटरटेनमेंट कैसे होता है, डबल एंटेंड्रे का मतलब होता है डबल मीनिंग। जैसे आप डबल मीनिंग गालियां देते हो ना कई बार, वही डबल एंटेंड्रे है। फिगर ऑफ स्पीच विद टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, कि ऐसा एक फिगर होता है जिसके दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ। इसी तरह से एक टीचर ने समझाया कि जो डबल एंटेंड्रे है इसके दो अर्थ निकलते हैं, और एक स्टूडेंट ने कहा कि निकल के दिखाओ, स्टूडेंट ने कहा टीचर ने कहा इसके भी दो अर्थ निकलते हैं। तो यही डबल एंटेंड्रे है जो तुमने मुझसे पूछा है। तो डबल एंटेंड्रे, फिगर ऑफ स्पीच विद टू पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस, ऐसी बातें जिसके दो अर्थ निकलते हो, और जब एक ही बात के दो अर्थ निकलते हैं उसको डबल एंटेंड्रे कहा जाता है। ड्रामेटिक आयरनी क्या है,
ड्रामेटिक आयरनी ये एक इम्पोर्टेंट है और ये शेक्सपियर ने बहुत यूज़ किया है। विलियम शेक्सपियर को जब आप पढ़ते हो ओथेलो वगैरह, उसके अंदर इसको बहुतायत के अंदर पढ़ा गया है ड्रामेटिक आयरनी। ये इंग्लिश लिटरेचर वाले सब स्टूडेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट तक देखो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसके आगे भी जो भी आपके बीए वगैरह के जितने भी लिटरेचर है वो सारी की सारी सॉल्व करवाऊंगा अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो। ड्रामेटिक आयरनी वन ऑफ मोर कैरेक्टर्स, कहते हैं कि कई सारे कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, कई सारे क्या होते हैं किसी भी पोएम के अंदर, स्टोरी के अंदर कई सारे कैरेक्टर होते हैं, लेकिन उसमें कैरेक्टर एक ऐसा होता है जिसको वो बिल्कुल हटके चलता है लीक से, उसको प्लॉट डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि अपनी जो स्टोरी है उसका प्लॉट क्या है। चाहे तो वो, जैसे आप देखते हो मूवी देखते हो ना, मूवी में कॉमेडियन देखते हो, मूवी में भी एक ऐसा कैरेक्टर होता है ना, जैसे मूवी में क्या चल रहा है कि मूवी चाहे वो कितने बड़े सोशल मैसेज पे हो, चाहे वो क्रांतिकारी मैसेज हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल मूवी चल रही है, पुराना फियर्स बैटल दिखा रहे हैं, पर कोई लेना देना नहीं है। वो एक कैरेक्टर ऐसा भी होता है उसमें, वो अपनी मस्ती में जीता है, उसको कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो जो जॉनी लीवर है ना, उसको ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। यानी एक कैरेक्टर ऐसा रख दिया जाता है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है उसको कोई लेना देना नहीं है, क्या प्लॉट है स्टोरी का बैकग्राउंड क्या बनाया गया है उससे भी उसको कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, वो ह्यूमर भी कर देता है, मतलब मजाक भी कर लेगा, सस्पेंस भी डाल देगा कई बार स्टोरी में, ठीक है, और डबल मीनिंग बातें भी कर देता है। ये सारे काम जो करता है, यानी जिसको कॉमेडिया कहते हो ना आप, कॉमेडियन, वो ड्रामेटिक आयरनी है। ड्रामेटिक आयरनी यानी एक कैरेक्टर ऐसा रखा जाता है जो प्लॉट से बिल्कुल अनअवेयर होता है, ही इज कंप्लीटली अननोन अबाउट द प्लॉट ऑफ द स्टोरी और प्लॉट ऑफ द पोएम। और उसके बाद में होता क्या है, ह्यूमर, सस्पेंस और डबल मीनिंग बातें उसके अंदर बताई जाती है। एलेगी क्या होती है? एलेगी होती है जो कोई भी आदमी हमारा निजी होता है और वो मर जाता है या कोई तनाव महसूस कहीं दब जाता है इस तरह से, और उसकी याद में हमारा कोई खास व्यक्ति होता है, उसके सम्मान में या उसकी याद में अपने कुछ लिख डालते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एलेगी। जैसे इन मेमोरियन, ये एक बहुत अच्छी एलेगी है, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि मेरी यही पढ़ी हुई है, ज़्यादा मैंने पढ़ी नहीं। एलेगी ऑनर ऑफ डिसीज्ड पर्सन में या किसी के सम्मान में लिखी जाती है। इन मेमोरियन ऑफ AHH, ये एक बुक है, लिखी किसने है, टेनिसन की, अल्फ्रेड टेनिसन की लिखी हुई है, और ये उसने आर्थर हेनरी हेलम इसकी याद में लिखी है। ये आपका हो गया इन मेमोरियन AHH, किसकी याद में, आर्थर हेनरी हेलम। यानी अपने किसी खास आदमी के कोई मित्र है या जो भी है और वो किसी तरह से अपने से दूर हो गया, ठीक है, तो उसके बिछोड़े के अंदर, बिछुड़े हुए आदमी के सम्मान में या याद में जब कुछ लिखते हैं तो अपने उसको एलेगी कहते हैं, विछोड़ा कहते हैं, जैसे, ठीक है, विरह गीत जो हमारे होते हैं ना, वो एलेगी है। उनके सम्मान में जब हम लिख देते हैं, बिछुड़े हुए लोगों के सम्मान में कुछ लिख दें, वो एलेगी हो जाता है। ये है आपके आज के लिटरेरी टर्म्स। एक दिन में तो इतने हो जाए तो बहुत है भाई साहब, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन so you may got a notification of latest and new classes of English literature. Thank you.